Today's lecture we have another topic about cells and tissues. तो cells and tissues का अगर हम previously overview लें कि हमने last class के अंदर क्या चीजें discuss करी थी, तो हमने cellular structures और functions के बारे में पढ़ा था कि किसी भी animal और plant cell के दरमियान क्या-क्या फर्क मौजूद होते हैं, एक plant cell के अंदर और एक animal cell के अंदर उनके structure के हवाले से, उनके अंदर जो organelles मौजूद होते हैं के हवाले से क्या-क्या चीजें हमारे पास चेंज होती हैं, क्या-क्या फ़र्क उनमें मौजूद होता है, किसमें क्या चीज़ होती है, किसमें क्या चीज़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जस्ट हमने उन ऑर्गेनल्स के नाम पढ़े थे। हमें ये नहीं पता था कि उन ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है, वो काम क्या करते हैं, तो जस्ट हमने उनके नाम पढ़े थे कि ये एनिमल सेल में होते हैं और वो प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम जो है डिटेल्ड में बात करेंगे एक-एक ऑर्गेनल के बारे में कि वो ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है। हमने ये तो पता कर लिया कि वो ऑर्गेनल कहाँ प्रेज़ेंट होता है। अब हमें ये पता करना होगा कि उस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है, उस ऑर्गेनल की कॉम्पोज़िशन क्या होती है, वो ऑर्गेनल खुद किस चीज़ से बना हुआ होता है और वो काम क्या कर रहा होता है, किसी भी सेल के अंदर, एनिमल हो या प्लांट सेल। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है सेल वॉल का। सेल वॉल हमने पढ़ा था कि सेल वॉल हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल हमारे पास खुद से क्या चीज होती है? सेल वॉल हमारे पास एक टफ, रिजिड और नॉन लिविंग परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। टफ, रिजिड और नॉन लिविंग परमिएबल का मतलब ये होता है कि सेल वॉल हमारे पास एक बहुत ही सख्त किस्म की, जिसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, सख्त हो गई, रिजिड मतलब भुरभुरी सी, और रिजिड मतलब सख्त किस्म की थोड़ी रफ सी लेयर हो गई, और एक परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर वर्ड का मतलब ये होता है, परमिएबल वर्ड का मतलब ये होता है कि उस लेयर, वो वाली लेयर परमिएबल होती है जिसके अंदर से कोई भी चीज आना जाना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर भी आ सकता है। वो वाली लेयर को हम परमिएबल लेयर कहते हैं। वो लेयर परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कोई रोक-टोक नहीं होती। कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल हो, वाटर का हो, अल्कोहल का हो, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल हो, वो अंदर भी आ सकता है सेल के और वो बाहर भी जा सकता है सेल के। सेल वॉल उसको नहीं रोक सकता। ये चीज़ हमारे पास होती है, इसलिए सेल वॉल परमिएबल होती है। और प्रोटेक्टिव लेयर वो कैसे होती है? क्योंकि वो इतनी हार्ड और टफ होती है, तो वो एक आउटर कवरिंग के तौर पे सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ हो गई। This outer covering is positioned next to the cell membrane, plasma membrane in plant cells, fungi, algae, and bacteria. The cell wall has many important functions in a cell, including protection, structure, and support. ये सेल वॉल हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है? सेल के बिल्कुल बाउंड्री पे होती है, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है, उसी के बाद से हमारे पास सेल वॉल शुरू हो जाती है, अगर उस सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है तो। नहीं तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स। उनके पास सेल वॉल नहीं होती, उनका सेल कहाँ पे खत्म होता है, उनकी सेल की बाउंड्री, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही खत्म हो जाता है सेल। लेकिन जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स के अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी हमारे पास सेल वॉल का पार्ट शुरू होता है। तो सेल वॉल कॉम्पोजिशन वैरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल के अंदर जिस चीज से सेल वॉल, जिस मटेरियल से सेल वॉल बनी हुई होती है, असल में जिस मटेरियल से बनी हुई होती है, वो मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिज्म के हवाले से बदलता रहता है। प्लांट्स के अंदर वो मटेरियल कुछ और हो सकता है या किसी और क्वांटिटी में हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर वो किसी और क्वांटिटी में हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबके अंदर सेम मटेरियल हो। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो होती है, वो किस चीज की बनी हुई होती है? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे पास एक कंपाउंड होता है, जो चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर या तो आप पढ़ चुके होंगे या आप पढ़ेंगे। तो उस चीज के अंदर हमारे पास उस कंपाउंड से वो बना हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं सेल्यूलोज के, उससे हमारे पास सेल वॉल बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल हमारे पास जो होता है, ये तो प्लांट सेल की कॉम्पोजिशन हो गई। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या किस चीज से बना हुआ होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो शुगर और अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकैन मतलब शुगर, इन दोनों की कॉम्पोजिशन से हमारे पास इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी। ये बात हो गई। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल्स आर काइटिन, ग्लूकैन्स एंड प्रोटीन। लेकिन अगर फंगस की सेल वॉल की बात करी जाए तो फंगस की सेल वॉल के अंदर अलग ही चीजें होती है। फंगस की सेल वॉल के अंदर आपके पास काइटिन एक मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकैन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं।
ये अलग हो गई, तीनों चीजों की सेल वॉल अलग हो गई, प्लांट की अलग, बैक्टीरिया की अलग और फंगस की अलग। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, अगर हम जनरली सेल वॉल की जब बात करते हैं तो हम प्लांट्स के सेल वॉल की बात करते हैं। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल, तो प्लांट्स की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ये तो हमें पता चल गया। इट मे कंसिस्ट अप टू 3 लेयर्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। प्लांट की सेल वॉल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। सेल वॉल के अंदर की बात कर रहे हैं अगर, तो सेल वॉल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 लेयर्स हमारे पास मौजूद होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? These layers include the middle lamella, the primary cell wall and the secondary cell wall. उन लेयर्स का नाम क्या होता है? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब इन तीनों को अगर हम डिस्कस करें तो मिडिल लैमेला हमारे पास क्या चीज होती है? मिडिल लैमेला हमारे पास वो लेयर होती है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। ठीक है, दो सेल के दरमियान हमारे पास कोई जब फर्क होता है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है, जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसका मतलब किस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं उसमें, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है हमारे पास प्लांट का, तो ऐसा नहीं कि दूसरा सेल थोड़े गैप पे मौजूद होता है, नहीं, एनिमल सेल्स की तरह कहानी नहीं होती यहाँ पे। इनके अंदर क्या होगा, एक सेल अगर यहाँ पे तो दूसरा सेल भी इसके बराबर से ही स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और तीसरा सेल भी इसके बराबर से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो अगर इस वाले पार्ट को अगर हम जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा। ये हमारे पास एक सेल वॉल आ गई, ये हमारे पास एक सेल की सेल वॉल हो गई, और इसी तरीके से एक और सेल की भी सेल वॉल हमारे पास मौजूद होती है, जो कि इसके साथ ही जुड़ी हुई होती है। ये हमारे पास एक और सेल वॉल आ गई। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक बीच में लेयर आ गई, ये दो सेल्स हमारे पास जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये जो बीच वाली लेयर होती है ना, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला, क्योंकि ये मिडिल में है बिल्कुल। ये हो गई हमारे पास मिडिल लैमेला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर होती है? हमारे पास दूसरी, ये हमारे पास थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है। मिडिल लैमेला जो होती है वो थिन सी हमारे पास लेयर होती है, और सेल की बाहर वाली साइड के ऊपर ये मौजूद है। ठीक है, सेल के बाहर वाली साइड पे मतलब कि सेल जहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है, सेल का सरफेस जो है वो उसके ऊपर मौजूद होती है ये मिडिल लैमेला हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस से ये बनी हुई होती है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसको हम पेक्टिन और सेल्यूलोज, ठीक है, पेक्टिन और सेल्यूलोज को मिला के एक सब्सटेंस बनता है, उससे हमारे पास ये मिडिल लैमेला का स्ट्रक्चर बना होता है। चिपचिपी सी ये क्यों होती है? क्योंकि दूसरा सेल इससे आके जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए थोड़ी सी स्टिकी होती है। उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर है? हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल की लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास क्या चीज होती है? ये हमारे पास मिडिल लैमेला के अंदर वाली साइड पे होती है। ये मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये कहाँ पे होती है? ये मिडिल लैमेला के अंदर वाली साइड पे होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, ये यहाँ पे होती है लेयर। एक तो मिडिल लैमेला की लेयर थी और दूसरी हमारे पास अंदर वाली साइड। ठीक है, बाहर वाली साइड जो हो गई वो मिडिल लैमेला की बनी होती है, और अंदर वाली साइड जो होती है, ये अगर एक मैं आपको सेल वॉल की लाइन खींच के बताऊं, तो ये बाहर वाले जो सेल्स होंगे ना, ये सारे मिडिल लैमेला के बना रहे होंगे, और जो अंदर वाले सेल्स होंगे ये प्राइमरी सेल वॉल होंगे। ठीक है, ये बाहर वाली साइड हो गई मिडिल लैमेला की, ये बाहर वाली साइड मिडिल लैमेला की हो गई, और ये अंदर वाली जो लेयर होगी ये हमारे पास प्राइमरी सेल, और बाकी इधर फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा, और हमारे पास बाकी पूरा सेल इधर मौजूद होगा, और ये बाहर बाहर का एनवायरनमेंट है। ये हमारे पास होगी बात। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की साइड में होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर सेल बना हुआ था, तो ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन थी, जो दूसरी लेयर थी ये तो सेल मेम्ब्रेन की लेयर थी मेरे पास। तो इस लेयर के ऊपर, यहाँ पे इस लेयर के ऊपर, ये मेरे पास अगर सेल मेम्ब्रेन की लेयर है और ये सेल वॉल थी मेरे पास, अगर मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में बना के दिखाऊं, ये मेरे पास दो लेयर्स है। ठीक है, ये वाली लेयर मेरे पास है सेल वॉल की, और ये वाली है सेल मेम्ब्रेन की। इसको मैं सीएम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन की और ये है सेल वॉल। सेल वॉल की बाहर वाली साइड जो है, ये हमारे पास बनी हुई किसकी? मिडिल लैमेला की। ये तो हमने पढ़ लिया, ये मिडिल लैमेला की बनी। ठीक है, इससे दूसरा सेल जुड़ा हुआ होता है। अंदर वाली जो साइड है ये वाली, ये हमारे पास बनी हुई है प्राइमरी सेल वॉल,
प्राइमरी सेल वॉल। अब ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर हमारे पास आ गई। ये अंदर की तरफ तो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारे पास इस तरफ, यहाँ पे अगर मौजूद होती है कोई लेयर, तो वो लेयर कहलाई जाती है सेकेंडरी सेल। ये हमारे पास हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, अगर यहाँ पे मौजूद होती है तो। इस कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मौजूद होती है तो का मतलब ये चीज है हमारे पास कि ये वाली सेल वॉल की लेयर तब मौजूद होती है जब सेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, सेल को बहुत ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना होता है और सेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हमारे पास ये तीसरी लेयर ऐड होती है, वरना ये तीसरी लेयर ऐड नहीं होती है हमारे पास। ये लेयर कब ऐड होगी? जो हमारे पास टिश्यूज मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि जाइलम हमारे पास हो गया, जाइलम की वेसल्स के अंदर जो हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको इतना पानी का प्रेशर बर्दाश्त करना होता है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। The openings in the cell wall are called plasmodesmata, which contains the strands of cytoplasm that connect adjacent cells. अच्छा, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो सेल्स को, प्लांट सेल्स को आपस में क्या चीज कनेक्ट कर रही होती है? प्लास्मोडेस्माटा कनेक्ट कर रहा होता है। सेल वॉल के दरमियान ये एक गैप हमारे पास होता है। ये गैप हमारे पास होता है किस तरीके से? दो सेल्स की हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, दो सेल्स है हमारे पास, एक सेल यहाँ पे है और दूसरा सेल भी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये दो सेल्स हमारे पास आए हैं, ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे हमारे पास गैप है, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। इनकी सेल मेम्ब्रेन भी बल्कि आपस में थोड़ी सी जुड़ी हुई होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी जुड़ी हुई होती है आपस में, यूं करके, ये तकरीबन यूं करके कुछ बना हुआ होता है, ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है, इनके बीच में यहाँ पे गैप होता है, ये आपस में अपनी सारी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, खाना पीना, ये इसको दे सकता है और ये इसको दे सकता है। तो ये जो गैप हमारे पास यहाँ पे होता है, इस गैप को हम कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा, इस गैप को कहा जाता है प्लास्मोडेस्माटा। ये हमारे पास गैप होता है प्लांट सेल वॉल्स के दरमियान, प्लांट्स के अंदर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि सेल वॉल हमारे पास होती किस लिए बॉडी के अंदर, तो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है कि वो बॉडी जो सेल जो हमारे पास है, सेल के जो अंदर के जो पार्ट्स है हमारे पास, जो दूसरे ऑर्गेनल सेल के अंदर मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारे पास सेल वॉल का काम होता है। उनको प्रोटेक्ट करना और प्लांट के सेल को एक यूनिफॉर्म सी शेप देना, शेप देने से मुराद ये कि उसको एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर देना, ऐसा नहीं कि वो सर्कल की फॉर्म में घूम रही है, उसको एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर देना, ये सेल वॉल का हमारे पास काम होता है। उसके बाद सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स व्हिच अलाउज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। सेल वॉल जो होती है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है किस चीज के? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स के। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो सेल वॉल के अंदर आसानी से आना जाना कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास होता क्या है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल के अंदर वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं पूरे सेल के अंदर, क्योंकि पूरे सेल के अंदर वाटर और मिनरल आयंस के अंदर ही काम हो रहा होता है। ये बात हमारे पास हो गई। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ये एक और डिटेल में हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म के सेल के पास मौजूद होती है। सेल वॉल हो ना हो जरूरी नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन सबसे जरूरी पार्ट होता है पूरे सेल का। अच्छा, द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। सारे सेल्स की जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है, ठीक है, जिंदा सेल्स इसमें होते हैं। अभी तक जो हमने सेल वॉल पढ़ी उसके अंदर क्या थे? डेड सेल्स थे। इसके अंदर सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास अलाइव सेल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग बाउंड्री होती है, वो जीती जागती बाउंड्री होती है। ये लिविंग बाउंड्री ऑल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है। The cell membrane also called the plasma membrane. Plasma membrane भी उसका नाम होता है। Physically separates the intracellular space inside of the cell from the extracellular environment outside the cell. अच्छा, सेल के बाहर की एनवायरनमेंट को और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को जो लेयर सेपरेट करती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल हर चीज को अंदर आना जाना कर सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करने देती। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देती है, हर चीज को अंदर आने नहीं देती, ना ही बाहर जाने देती। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तो वो हमारे पास क्या चीज होती है? ऐसा गेट होता है जो कि
बाहर वाली चीज से अंदर वाली चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास जो होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं, वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस तरीके से बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमें पता हो तो वो डबल लेयर से बनी हुई होती है, यानी ये बाय लेयर होती है। डबल लेयर मतलब बाय लेयर, एक लेयर ऊपर होती है और एक और लेयर उसी के नीचे होती है। दो लेयर से बनी हुई होती है, किसके? स्पेशल लिपिड से, जिनका नाम क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई, जिसको हम क्या, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या भी कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मतलब फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स मौजूद होती है हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके का होता है कि हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एस जे सिंगर और जे एल निकोलसन। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल बनाया था सेल मेम्ब्रेन का, जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो दो साइंटिस्ट हमारे पास थे, इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारे पास था, वो सेल मेम्ब्रेन्स का हमारे पास उन्होंने मॉडल बनाया था 1972 के अंदर। अच्छा, इस मॉडल ने क्या डिस्क्राइब किया था कि फॉस्फोलिपिड जो हमारे पास होती है, जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, वो एक मैट्रिक्स के तौर पे बनी हुई होती है, एक मैट्रिक्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। मैट्रिक्स मतलब एक लेयर के तौर पे काम कर रही होती है, और उस लेयर के अंदर डिफरेंट जगहों पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो होते क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का, कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स, ग्लूकोज और प्रोटीन्स जब मिल जाते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो सेल वॉल होती है, उन्होंने क्या बताया था साइंटिस्ट ने, कि सेल वॉल हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, मतलब वो हमारे पास एक लेयर होती है और उसके अंदर जगह जगह ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या फिर वो मैट्रिक्स के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर। इस मॉडल ने क्या डिस्क्राइब किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर होता है। फ्लूइड से स्ट्रक्चर का मुराद कि वो पानी पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है आपके पास, कोई सेल वॉल की तरह कोई सख्त सी आपके पास शीट नहीं होती, वो एक फ्लूइड सा आपके पास स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर काफी किस्म के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो उसके अंदर अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है, या फिर उसके अंदर तैर रहे होते हैं। ये उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू बताया था। जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जितना भी सेल के अंदर एक्सचेंज होता है, मतलब सेल कोई भी चीज बाहर भेज रहा है या फिर बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, वो सारा का सारा जो होता है वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये भी उन्होंने बताया था। ठीक है, सारा का सारा एक्सचेंज जितना भी होना होता है वो सारी की सारी चीजों को सेल मेम्ब्रेन के पास से गुजरना पड़ता है। अगर सेल मेम्ब्रेन इजाजत देगी तो ही वो अंदर जा पाएंगे, वरना वो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा पाएंगे। ये चीज हो गई। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस। हाइड्रोजन और सोडियम आयंस जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं उसके अंदर, उसको हमारे देख देख के वो अंदर भेजती है। ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम आयंस हमारे पास जो होते हैं वो ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते, उनको एक चैनल के थ्रू अंदर आना पड़ता है, एक स्पेसिफिक गेट के थ्रू अंदर आना पड़ता है। ठीक है, वो ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कि आसानी से किसी भी गेट के थ्रू उनको आने की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही घुस जाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल गेट के थ्रू अंदर आते हैं, ऐसे ही ये अंदर नहीं आ सकते सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इट परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द सेल सच एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, प्रोसेसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल के, उनको परफॉर्म करती है। जैसे कि किसी भी सेल के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट को अंदर बाहर करना है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऑस्मोसिस करती है और डिफ्यूजन भी कंडक्ट करवाती है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास है। मूवमेंट ऑफ सेल में, मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होती है चीजों की, कि अगर कोई चीज बाहर से अंदर आना चाह रही है तो उसकी मूवमेंट कैसे होगी सेल मेम्ब्रेन, वो कैसे जाएगी।
तो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी एज इट अलाउज सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। मूवमेंट करवाना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं आएंगे तो सेल हमारा काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाना जरूरी होता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने की इजाजत दे देती है। अच्छा, acquire oxygen and nutrients, excrete waste products and control the concentration of required substances in the cell। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज अंदर भी आएगी सेल के, कोई चीजें बाहर भी जा सकती है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल जो होता है सेल का, वो वेस्ट मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही गुजरते हुए सेल के बाहर जाता है, और जो काम की चीज होती है वो सेल के अंदर आती है। This movement occurs by diffusion, osmosis, facilitated diffusion and active transport। चार किस्म के प्रोसेसेस हमारे पास हैं जिन प्रोसेसेस के थ्रू वो मूवमेंट करवाई जाती है। क्या प्रोसेसेस है? डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये चारों प्रोसेस क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम डिफ्यूजन को डिस्कस करें तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या चीज होती है? डिफ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, जिस जगह पे वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं वहां से वो मॉलिक्यूल्स मूव करके उस जगह पे जाते हैं जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ठीक है, जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो निकल के उस जगह पे जाएंगे जहां पे वो कम तादाद में मौजूद है। ये हमारे पास डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है। इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जिस जगह पे वो हाई है उस जगह से वो निकल के उस जगह पे जाते हैं जहां पे वो लो होते हैं। ठीक है, it is therefore said to occur down a concentration gradient। डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, मतलब जहां ज्यादा है वहां से निकल के कम की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो इलाका कम का है वहां पे भी वो ज्यादा होने की कोशिश करते हैं। ये चीज हो गई। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस है, पैसिव का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप हो जाती है। डिफ्यूजन की आम एग्जांपल ये है कि आप पर कमरे के अंदर एक परफ्यूम रूम स्प्रे करते हैं, आप स्प्रे करते हैं कमरे के अंदर, तो आप एक जगह पे बैठे होते हैं और दूसरी जगह तक उसकी खुशबू जा रही होती है। वो खुशबू कैसे जाती है? आपने एक जगह पे स्प्रे किया, उस जगह पे वो मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, बाकी कमरे के अंदर कम थे, तो वो उस जगह से मॉलिक्यूल्स निकल के बाकी कमरे के अंदर भी ट्रेवल करेंगे ताकि वो एक बराबर अमाउंट में फैल जाए। तो ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है हमारे। अब ये जरूरी नहीं है गैस के अंदर हो, ये लिक्विड के अंदर भी हो सकती है आपके पास। इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग और अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन एंड कैन अकर इन अ लिक्विड और अ गैस मीडियम। ये सॉलिड्स के अलावा लिक्विड और गैस दोनों में हो सकती है, और मेम्ब्रेन्स के अंदर तो और अच्छे से। एग्जांपल्स: डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू डिसॉल्व विद इन द लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो क्या होता है, अब इनको किसी गेट की जरूरत नहीं है, ये आसानी से ट्रेवल करके अंदर आ सकते हैं। तो ये डिफ्यूजन का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हें कोई गेट इस्तेमाल नहीं करना, ये अपनी मर्जी से आ सकते हैं अंदर, तो फिर ये डिफ्यूजन का तरीका इस्तेमाल करके आसानी से अंदर आ जाते हैं ये वाले मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और छोटे मोटे मॉलिक्यूल, ये इस तरीके से अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं अपनी क्लास एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑस्मोसिस से कंटिन्यू करेंगे कि ऑस्मोसिस हमारे पास कैसा प्रोसीजर होता है और उसका हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।